Start with the name of Allah, most gracious and merciful. Dear student, in today's class we are going to discuss about natural history of disease transmission. At the end of the session, the student will be able to define natural history of a disease, define from host, agent, and environment, define the concept of epidemiology and disease with the help of epidemiological triad, identify epidemiological approach in community. These are some of the objectives that we will cover in today's lecture. So first of all, we talk about epidemiological triad. Epidemiologic triad, this is one of the theory about the disease transmission. Disease transmission के हवाले से ये एक थ्योरीज है और उस थ्योरीज को हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड। देखिए इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी डिजीज की कजेशंस के लिए तीन फैक्टर का मौजूद होना जरूरी है। सबसे पहले इसके अंदर जरूरी है एजेंट, हर वो चीज जो बीमारी काज करता है, जो डिजीज काज करते हैं उसको हम कहते हैं एजेंट। इसके बाद जरूरी है होस्ट। होस्ट वो पर्सन है, होस्ट वो ह्यूमन बींग्स है जिसके अंदर डिजीज जो है वो काज होता है। यानी ये वो एजेंट्स है या जिसको हम कहते हैं वो ह्यूमन बींग्स है जिसके अंदर डिजीज काज होते हैं, जिसके अंदर डिजीज की कंसिक्वेंसेस जो है वो अराइज होते हैं। और थर्ड चीज को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो वो एरियाज है जिसके अंदर इंसान रहते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर एजेंट जो है वो मौजूद होता है। तो इस थ्योरीज को हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड। ट्राइएड का मतलब ये है थ्री कंपोनेंट। यानी इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी डिजीज की कजेशंस के लिए इन तीन चीजों का मौजूद होना जरूरी है। सबसे पहले एजेंट, डिजीज काजिंग जो फैक्टर्स है, इसके बाद होस्ट जो इम्यून कंप्रोमाइज पर्सन है, ये जो ससेप्टेबल पर्सन है उसको हम कहते हैं होस्ट, और इसके बाद इन्वायरमेंट यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर एजेंट जो है वो मौजूद है। तो a traditional model of infectious disease congestion known as the epidemiologic triad, ये सबसे जो क्लासिकल और एक ट्रेडिशनल जो मॉडल्स है इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, ये जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, ये इसके ऊपर जो है वो अप्लाई होता है और ये एक क्लासिकल और ये सबसे ज्यादा जो एक ट्रेडिशनल मॉडल्स है डिजीज कजेशन के लिए। द ट्रेड कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, इसके अंदर एक एजेंट्स मौजूद होता है, ये कोई भी फिजिकल इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट्स होता है। इसके बाद होस्ट एंड एन एनवायरनमेंट इन विच होस्ट एंड एजेंट्स आर ब्रॉट टुगेदर काजिंग द डिजीज टू अकर इन द होस्ट। यानी देखिए जिस तरह हमने बात की कि एक इसके अंदर एजेंट का होना जरूरी है, इसके बाद होस्ट का। होस्ट इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स को हम होस्ट कंसिडर कर लेते हैं। और इसके बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर होस्ट का और एजेंट दोनों जो है उसका इंटरेक्शन जरूरी है कि ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो आफ्टर दैट अ डिजीज इज काज। इसके बाद a vector, an organism which transmit infections by conveying the pathogen from one host to another without causing disease itself may be part of the infectious process। इसके अलावा एक अनदर चीज है जिसको हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि माइक्रोब्स को, यानी एन ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसमिट इन्फेक्शन। वेक्टर जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि इन्फेक्शन को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जो है वो ट्रांसफर कर लेता है, या एक डिजीज पर्सन से एक अनदर सक्सेप्टेबल होस्ट के अंदर डिजीज की जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर बाय सेल्फ उसके अंदर डिजीज काज नहीं होता, बाय सेल्फ दे आर नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज, but they only help in the transmission of the pathogen from one person into another person, और इसको हम कहते हैं कि these are called vector। इसके बाद एग्जांपल अगर हम वेक्टर की बात करें, यानी जिस तरह क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर इज द एनाफिलेज मस्कीटो। ये एनाफिलेज दिस इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लाइज, एनाफिलेज मस्कीटो। और ये प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया की जो काजिटिव एजेंट्स है, जिसको हम कहते हैं पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ये उसको जो है वो एक काजिटिव एजेंट से, यानी एक डिजीज पर्सन से लेता है और इसके बाद ये उसके अंदर स्प्रेड होते हैं प्लाज्मोडियम के अंदर, और आफ्टर दैट जो है ये एक होस्ट तक जो है प्लाज्मोडियम उसको जो है वो ट्रांसमिट करता है। यानी एक डिजीज पर्सन है तो डिजीज पर्सन से प्लाज्मोडियम जो है वो ये एनाफिलेज मस्कीटो प्लाज्मोडियम रिसीव करता है। इसके बाद उसके अंदर उसकी ग्रोथ होता है और आफ्टर दैट ये किसी होस्ट को ट्रांसफर करता है।
तो इसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड वेक्टर, यानी ये प्लाज्मोडियम जो मस्कीटो है इसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड वेक्टर, यानी आफ्टर बीइंग इन द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड देन इंजेक्टेड इनटू द नेक्स्ट ह्यूमन upon which the mosquito feed, the plasmodium can cause malaria in the infected person. Thus the anopheles mosquito serve as a vector for malaria, यानी जो एनाफिलेज मस्कीटो है, एनाफिलेज मस्कीटो ये एक डिजीज पर्सन से जो है वो प्लाज्मोडियम्स रिसीव करता है। इसके बाद एनाफिलेज मस्कीटो के अंदर उसका ग्रोथ होता है और इसके बाद ये किसी सक्सेसफुल होस्ट तक इसको ट्रांसफर करता है। बैसिलस जो है प्लाज्मोडियम के अंदर कोई मलेरिया काज नहीं होता, लेकिन ये एक अफेक्टेड पर्सन से एक सक्सेप्टेबल पर्सन तक इस डिजीज को ट्रांसफर करता है। तो इस तरह के फैक्टर को, इसी तरह के जो लिविंग थिंग्स है उसको हम कहते हैं कि these are called वेक्टर। इसके बाद इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मॉडल ट्रांजिशन occur when the agent leave its reservoir or host through a portal of exit is conveyed by a mode of transmission to enter through an appropriate portal of entry to affect a susceptible person। देखिए इसमें फॉर एग्जांपल थ्योरी के मुताबिक एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर फॉर एग्जांपल एक अफेक्टेड पर्सन है, किसी डिजीज का एक अफेक्टेड पर्सन है जिसको हम कहते हैं रिजर्वायर। तो इसी रिजर्वायर से ये डिजीज काजिंग माइक्रोब्स जो है वो उससे एग्जिट होंगे, यानी ये इससे निकलेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड या विद द हेल्प ऑफ सिलाइवा या विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपलेट्स, और इस चीज को हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी एक रिजर्वायर से, रिजर्वायर इज अ डिजीज पर्सन, इसको हम कहते हैं रिजर्वायर। इससे जो माइक्रोब्स निकलते हैं जिस रूट के थ्रू उसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। इसके बाद ये माइक्रोब्स जो है वो ड्रॉपलेट फॉर्म्स में होंगे या वेक्टर के पास होंगे। इसके बाद जब ये किसी सक्सेप्टेबल होस्ट के पास जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये एक अनदर पर्सन है और इस पर्सन को हम कहते हैं कि ये एक सक्सेप्टेबल होस्ट है, इम्यून कंप्रोमाइज पर्सन है, तो इसमें ये माइक्रोब्स जिस रूट के इंटर होंगे, यानी ये इनहेलेशन रूट के थ्रू, इंजेक्शन रूट के थ्रू, बाय कांटेक्ट, तो इसको हम दीज आर कॉल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री। यानी फॉर एग्जांपल ये चेस्ट इन्फेक्शंस है और इस बंदे के जो है ये पर्सन वन जो है ये डिजीज पर्सन है और इसने जब कफिंग की तो उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक से जो है वो ड्रॉपलेट निकले। अब रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू जो ड्रॉपलेट निकले उसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। ये हवा में जो है वो उसने सर्कुलेट की और इसके बाद ये पर्सन नंबर टू, ये पर्सन नंबर टू हेल्थी पर्सन है बट ये सक्सेप्टेबल पर्सन है, इसका इम्यून सिस्टम वीक है। इसके बाद यही माइक्रोब्स उसके नोज के थ्रू, रिस्पायरेटरी थ्रू, ट्रैक के थ्रू उसके बॉडी में एंटर हुई, तो इसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। यानी ट्रांसमिशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी होता है यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी होता है जिसके अंदर कोई वेक्टर इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर कोई थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की जो हमने बात की कि होस्ट जो है इम्यून कंप्रोमाइज पर्सन ये होस्ट होता है, इसके बाद कोई भी एजेंट जो डिजीज काज करते हैं ये इसके लिए जरूरी है, और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर अंदर जो है एजेंट और होस्ट ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करे, ये दोनों आपस में जो है वो कनेक्शंस जो है वो शो करे, दोनों आपस में करीब आ जाए, तो आफ्टर दैट उसी इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है डिजीज जो है वो काज होगी। इसके बाद एजेंट की हमने बात की, एजेंट इज द डिजीज काजिंग फैक्टर। ये जो डिजीज का मेन काजिंग फैक्टर है उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड एजेंट्स, यानी अ सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग और अ फोर्स टेंजिबल और इनटेंजिबल द एक्सेस प्रेजेंस और रिलेटिव लैक ऑफ व्हिच may इनिशिएट और परपेट्यूएट्स अ डिजीज प्रोसेस। देखिए हर वो चीज, ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, कोई फोर्स भी हो सकता है, या इसके अलावा अ लैक ऑफ व्हिच, यानी अगर उसका एक्सेस हो जाए, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है अगर इलेक्ट्रोलाइट की तादाद या ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल जो एसिड और बेस है अगर उसका एक्सेस आ जाए, या लेक ऑफ व्हिच, या फॉर एग्जांपल ह्यूमन में ग्लूकोज की डिफिशियंसी आ जाए, या इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी आ जाए, तो वो चीज, हर वो चीज लिविंग हो नॉन लिविंग हो जो कि डिजीज काज कर सकते हैं या उसके अंदर जो एबिलिटी है दैट स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, तो इस चीज को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड एजेंट्स। अब देखिए डिजीज एजेंट्स एक तो केमिकल एजेंट्स और फिजिकल एजेंट। केमिकल एजेंट्स के अंदर जिस तरह एयर पोल्यूशन है, टॉक्सिक वेस्ट है, या पेस्टिसाइड्स है जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं पेस्ट के खिलाफ, इंसेक्टिसाइड्स है,
जो वेरियस जो है इंसेक्ट्स वगैरह की एरेडिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करें, तो दीज आर केमिकल्स, एंड ये केमिकल जो है वो भी किसी डिजीज को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फिजिकल है, जिस तरह नॉइस है, नॉइस पोल्यूशन है, रेडिएशन है, हीट है, कोल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये भी वो फैक्टर्स है, ये भी ऐसे एजेंट्स है जो डिजीज जो है उसके मैकेनिज्म है। इसके बाद जो कुछ मैकेनिकल एजेंट्स भी है। मैकेनिकल एजेंट्स जिस तरह एक्सपोजर टू कोरोनिक फ्रैक्शंस एंड अदर मैकेनिकल फोर्स में रिजल्ट इन क्रशिंग, टीयरिंग, स्प्रैन, डिसलोकेशन एंड इवन डेथ। देखिए मल्टीपल मैकेनिकल फोर्स है, जिस तरह आरटीए है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, जिस तरह फ्रैक्शंस है, जिस तरह टीयरिंग्स एंड शेयरिंग या क्रशिंग इंजरीज है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, या जिस तरह डिसलोकेशन है, अचानक एक बंदा जो है वो गिर जाए, या हिस्ट्री ऑफ फॉल है, या इवन डेथ। तो ऐसा जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट में सडन ब्लोइंग फोर्स अप्लाई ऑन द ह्यूमन बॉडी, और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है स्प्रेन काज कर लेते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी काज कर लेता है, और उसकी वजह से डिजीज की मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट होते हैं। इसके बाद सोशल कुछ फैक्टर भी है, जिस तरह पुअर्टी है, तो पुअर्टी भी देखिए मुख्तलिफ किस्म की डिजीज मैकेनिज्म्स के लिए, जिसमें एक बंदा जो है वो न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से नहीं ले सकता। इसके अलावा एक्सेस टू हेल्थ केयर है, सोशल आइसोलेशन एंड डिप्राइवेशन, ये भी ऐसे फैक्टर्स है जिसको हम कहते हैं एजेंट। इट आल्सो प्ले रोल इन द इनिशिएशन ऑफ डिजीज प्रोसेस। इसके बाद बायोलॉजिकल एजेंट्स की अगर हम बात करें, these are living agents of disease, viruses, fungi, bacteria, protozoans, biological properties such as। देखिए बायोलॉजिकल एजेंट्स जिस तरह अब तक हम जब डिजीज की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, हमारे दिमाग के अंदर वायरसेस आ जाते हैं। जब भी हम किसी डिजीज के हवाले से बात करेंगे तो ये चीजें कॉमनली जो हमारे ब्रेन के अंदर आ जाते हैं, और इस तरह की चीजों को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल एजेंट्स, यानी जो लिविंग थिंग्स है विच हैव द एबिलिटी टू स्टार्ट अ डिजीज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एजेंट। इसके बाद ये इन्फेक्टिविटी, अगर किसी माइक्रोब्स के अंदर, किसी इन्फेक्शियस एजेंट्स के अंदर अगर ये एबिलिटी है कि वो किसी बंदे को इन्फेक्ट करे, तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं इन्फेक्टिविटी, यानी द एबिलिटी टू स्टार्ट इन्फेक्शन इज कॉल्ड इन्फेक्टिविटी। हम कहते हैं ना कि यार ये इन्फेक्टिव है, यानी ये माइक्रोब जो है इन्फेक्टिव है। इन्फेक्टिव का मतलब ये ना, ये ह्यूमन बॉडी को इन्वेट करते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज काज कर लेते हैं, यानी दिस इज द एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन अ होस्ट। और इस मैकेनिज्म्स को, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं इन्फेक्टिविटी। द एबिलिटी टू इन्फेक्ट अ होस्ट इज कॉल्ड इन्फेक्टिविटी। इसके बाद है पैथोजेनिसिटी, यानी दिस इज द एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकली अपरेंट इलनेस। यानी देखिए पैथोजेनिसिटी, यानी जिसको हम कहते हैं ना पैथोजेनिक माइक्रोब्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक वो माइक्रोब्स है जो कि पैथोलॉजिकल चेंजेस काज कर लेते हैं, डिजीज काज कर लेते हैं, और नॉन पैथोजेनिक वो है जो डिजीज काज नहीं कर सकते हैं। तो पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू स्टार्ट पैथोलॉजिकल चेंजेस, और इसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड, यानी पैथोजेनिसिटी। यानी पैथोजेनिसिटी वो एबिलिटी है किसी माइक्रोब्स की जिसकी वजह से वो डिजीज जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर काज कर सकते हैं। वायरुलेंसी, एक वायरुलेंसी जो है ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार ये वाले माइक्रोब जो है बहुत ज्यादा वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब ये ना, ये ह्यूमन बॉडी को बैडली इफेक्ट कर लेता है। तो माइक्रोब्स की इन्वेडिंग्स की जो पावर है, उसकी जो एफिनिटीज है, उसको हम कहते हैं कि दिस आर कॉल्ड वायरुलेंसी। पैथोजेनिसिटी का मतलब यह है, देखिए ये ह्यूमन बॉडी के अंदर अपरेंट डिजीज काज करता है या नहीं करता। वायरुलेंसी का मतलब ये अगर डिजीज काज कर लेते तो कितनी लिमिट में डिजीज काज कर लेते हैं, इस चीज को हम कहते हैं कि दिस आर कॉल्ड वायरुलेंसी। इसके बाद है होस्ट फैक्टर। देखिए होस्ट क्या है, होस्ट लिविंग थिंग्स है, यूजुअली ह्यूमंस आर एनिमल व्हिच आर एक्सपोज टू एंड हार्बर्स अ डिजीज। देखिए होस्ट वो लिविंग थिंग्स है, इंसान भी हो सकते हैं अगर हम इंसान की डिजीज की बात करते हैं, एनिमल भी हो सकता है अगर हम एनिमल डिजीज की बात कर लेते हैं, जो कि एक्सपोज होता है या जिसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं होस्ट। इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब हम बात कर लेते हैं तो हम इंसान को एक होस्ट, ह्यूमन बीइंग को हम होस्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो होस्ट इज रेफर्ड टू एज सॉइल एंड द डिजीज एजेंट आर सीड। जिस तरह देखिए होस्ट को हम कहते हैं सॉइल, यानी डिजीज एजेंट को हम कहते हैं सीड, जिसको हम कहते हैं बीज, और होस्ट को हम कहते हैं सॉइल। जिस तरह हम बीज डाल देते हैं जमीन में, तो इसके बाद जो है वो उगता है, उसकी जो है कंप्लीट उसकी जर्मिनेशन वाली चीजें होती है, और इसके बाद जो है वो एक प्लांट की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह सोइल जो है वो है होस्ट, और उसके अंदर जो सीड है जो डिजीज काज कर लेता है वो है माइक्रोब। इन सम सिचुएशन होस्ट फैक्टर प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग द आउटकम इन इंडिविजुअल एक्सपोज टू इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस। देखिए होस्ट फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल।
अगर होस्ट की इम्यूनिटी ठीक है, अगर होस्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अगर होस्ट के न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है, अगर होस्ट की जो है वो कोपिंग जो है वो एबिलिटी स्ट्रांग है, तो फिर उसके अंदर डिजीज जो है आसानी से काज नहीं हो सकता। लेकिन अगर होस्ट कॉम्प्रोमाइज है, उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो वो इजीली जो है किसी डिजीज का शिकार हो सकता है। इसके बाद द होस्ट फैक्टर मे बी क्लासिफाइड इनटू डेमोग्राफिक्स और बायोलॉजिक। देखिए डेमोग्राफिक और बायोलॉजिकल उसके अंदर जो है होस्ट फैक्टर्स को हम क्लासिफाई कर लेते हैं। इसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, स्ट्रेस, मैरिटल स्टेटस, हाउसिंग, ये वो फैक्टर्स है जो कि होस्ट को जो है वो इफेक्ट करा देते हैं। यानी जिस तरह हमने बात की कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, डेमोग्राफिक के अंदर एज है, सेक्स है। देखिए इसके अंदर भी कुछ ऐसी डिजीज है जो फीमेल के अंदर कॉमन है, कुछ ऐसी डिजीज है जो मेल के अंदर कॉमन है, कुछ ऐसी डिजीज है जो यंग जो है जुवेनाइल एज में बहुत ज्यादा कॉमन है, कुछ ऐसी डिजीज है जो कि ओल्ड एज में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा बायोलॉजिकल नेचर भी है, कुछ डिजीज ऐसी है जो किसी बायोलॉजिकल किसी जेनेटिक ग्रुप्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि स्किन कैंसर जो और इस तरह की प्रॉब्लम जो है हिस्पैनिक जो अफ्रीकन है उसके अंदर कॉमन है। तो देखिए बायोलॉजिकल नेचर भी है, यानी जिस तरह हम कहते हैं ना कि देखिए जो डायबिटिस मेलाइटिस है उसका भी एक बायोलॉजिकल एक जो है वो फैक्टर्स है, तो उसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं डेमोग्राफिक में भी और बायोलॉजिकल में भी। इसके बाद ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी, होस्ट की जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है सच एज पर्सनैलिटी ट्रेट है, लिविंग हैबिट्स है, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्सरसाइज, यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग, बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो अगर होस्ट के अंदर इन्हीं फैक्टर्स में से कोई इश्यूज है, तो ये भी जो है होस्ट को इफेक्ट कर लेते हैं और होस्ट को कंप्रोमाइज बनाते हैं और डिजीज के लिए उसको एक प्रोन पर्सन जो है वो कंसिडर